सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है यहाँ पे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। ये कंप्लीट वन शॉट होने वाला है इस यूनिट का, राइट। तो इसमें हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है बढ़िया तरीके से देखेंगे एकदम, है ना। सो आपको क्या करना है, अपने यहाँ पे सीट बेल्ट लगा लेना है बढ़िया तरीके से, मोबाइल को सामने रख लो, है ना, क्योंकि गाड़ी अब बढ़िया स्पीड में चलने वाली है, राइट। सो अब देखो यहाँ पे कंप्लीट वन शॉट होने वाला है एंड यूनिट नंबर 4 है। इससे पहले वाले वन शॉट आपने देख लिए होंगे मे बी, राइट। यूनिट 1 2 3 ये सारे देख लिए होंगे, ये यूनिट नंबर 4 का है, ठीक है। और हाँ, अगर आपने PYQ सॉल्यूशन परचेस नहीं किया है, अभी भी टाइम है, परचेस कर लो फटाफट से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आपको बहुत ही मस्त आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में लिखना कैसे, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, आराम से आप परचेस कर सकते हो। सो स्टार्ट करते, सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे, ये जो यहाँ पे अपनी रैम है, रोम है, मतलब मेमोरी के जो टाइप्स होते हैं ना, सबसे पहले हम वो देखेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, फिर हम सेकेंडरी मेमोरी देखेंगे, फिर आगे हम कैश मेमोरी वगैरह देखेंगे। तो इस तरीके से अपन चलेंगे, सबसे पहले अपन ये देखेंगे, राइट। सबसे पहले इसका एक टाइप होता है रैम, दूसरा होता है रोम। रैम रोम नॉर्मली सुना है नाम, राइट। एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम। इसके भी टाइप्स होते हैं, दोनों के बारे में अपन प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, है ना। सबसे पहले अगर रैम की बात करें तो इसके दो टाइप होते हैं, एस रैम और यहाँ पे डी रैम। एस मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट। तो इस तरीके से दो टाइप होते हैं। जो अपना एस रैम है इसके बारे में अपन यहाँ पे नॉर्मली अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर सिंपल से आपको बताऊं तो एस रैम क्या होता है, यूज फ्लिप फ्लॉप, इसमें फ्लिप फ्लॉप्स यूज होते हैं, राइट। और इसके अलावा ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिंपल से ट्रांजिस्टर बहुत सारे यूज होते हैं, है ना। यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज होते हैं क्योंकि इसके अंदर सेल होती है और एक सेल में बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज होते हैं और ट्रांजिस्टर महंगे आते हैं, दैट्स वाई ये ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें कैपेसिटर का यूज होता है। कैपेसिटर क्या करता है, पहले पावर को यहाँ पे बिल्कुल ले लेगा, फिर स्टोर कर लेगा, फिर जहां पे यूज होगा तो यूज करेगा। दैट मीन्स ये सिंपल सा यहाँ पे स्टोरेज का काम करता है, डेटा को स्टोर कर लेता है, ठीक है। और इसमें क्या रहता है कि ये थोड़ा सा चीपर रहता है बिकॉज इसमें ऐसे ट्रांजिस्टर का यूज हो ही नहीं रहा, है ना। और कैपेसिटर का यूज होता है, कैपेसिटर यहाँ पे स्टोर कर लेता है डेटा को। और इसमें क्या रहता है, एक चीज रहती है कि इसको बार बार यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ता है, अपन को नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक होता रहता है। हम इसको जनरली हमें पता भी नहीं होता, है ना, बट वो हर एक सेकंड में बहुत बार रिफ्रेश होता रहता है, ठीक है। इस तरीके से रहता है। अब हम रोम की बात करें, ये अपना रोम है। देर आर थ्री टाइप। सबसे पहला होता है पी रोम, देन ईपी रोम और यहाँ पे डबल ईपी रोम, ठीक है। इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अभी प्रॉपर तरीके से, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, अब अपन बात करने वाले हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट मीन्स रैम के बारे में, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, सबसे पहली बात, रैम इज अ टाइप ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी दैट इज यूज एज अ प्राइमरी मेमोरी, जो एज अ प्राइमरी मेमोरी की तरह यूज होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है। मतलब वॉलेटाइल क्या होता है, वॉलेटाइल का सिंपल सा मीनिंग होता है कि अगर आपकी बैटरी खत्म हो गई, अगर आपका जो डिवाइस है डिस्चार्ज हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, जो आपका डेटा है वो भी चला जाएगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं कि नॉर्मली अपन यूट्यूब चला रहे हैं, है ना, यूट्यूब चला रहे हैं हम, और वहां पे हम कोई भी वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर डायरेक्टली आपका जो लैपटॉप है या फिर मोबाइल है स्विच ऑफ हो जाता है, उसके बाद जब आप ओपन करते हो तो आपको होम टैब मिलता है ना, मतलब जो होम पेज है वो मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट आपके वहां पे यूट्यूब में आप डायरेक्ट हो जाओ, है ना, तो वहां पे रीडायरेक्ट नहीं हो सकते आप, राइट। ये सिंपल सा रहता है वॉलेटाइल मेमोरी, पावर गई डेटा गया, है ना। इसके अलावा यहाँ पे देखो फीचर्स ऑफ यहाँ पे रैम। इसमें काफी सारे फीचर्स होते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बता दिया, वॉलेटाइल होता है, राइट। जैसे अगर पावर चली गई तो यहाँ पे टर्न ऑफ हो जाता है, ठीक है, डाटा भी चला जाता है अपना। इसके अलावा यहाँ पे ये दोनों चीजों को अलाउ करता है, रीड भी कर सकते हैं और यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। दो ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होते हैं, ये याद रखना, दो ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे ये क्या होता है, प्रोवाइड फास्ट डेटा एक्सेस, मतलब बहुत ही फास्ट डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो, राइट, एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आप इतना एक्सेस नहीं कर पाओगे। सेकेंडरी मेमोरी मतलब रोम, है ना, रोम। और इसमें आप बहुत ही इजीली एक्सेस कर पाओगे, राइट। यहाँ पे टाइप्स की बात करें, सबसे पहला टाइप होता है इसमें एस रैम, जिसको अपन बोलते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोलते हैं, स्टैटिक
रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट। सो इसमें फ्लिप फ्लॉप का यूज होता है जो कि डेटा स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे बाइनरी फॉर्म आपको सिंपल सा पता है, फ्लिप फ्लॉप है मतलब यहाँ पे क्या होगा, 0 और 1 दो ही चीजें यूज होती है ना, ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे देखो डज नॉट रिक्वायर्ड रिफ्रेशिंग, अब इसको रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं होती, मतलब यहाँ पे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती बार बार, है ना। सिंपल सा है कि ये इसमें बिकॉज क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप का यूज होता है ना, सो इसमें रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं रहती, राइट। एंड जिसके कंपेयर में अगर डीरैम की मैं बात करूँ तो उसमें क्या रहता है, बार बार अपन को रिफ्रेश करना पड़ता है, अपन को नहीं करना पड़ता, होता रहता है ना, रिफ्रेश की जरूरत रहती है उसमें बार बार, ठीक है। सो इस तरीके सिंपल से रहता है, आप इस तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और हाँ एक चीज और कि इसकी सिंगल बिट में यहाँ पे 6 ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, सो ये बात आप याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं डी रैम। सो डी रैम कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या होता है, कैपेसिटर का यूज होता है, राइट। सो यहाँ पे वही सेम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है यूज कैपेसिटर टू स्टोर डेटा एज अ लाइक 1 और 2, है ना। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1 डेटा आ रहा है या फिर 0 आ रहा है, क्योंकि डिजिटल सिग्नल तो इसी के थ्रू आएंगे ना, 0 या फिर 1 बाइनरी फॉर्म में, राइट। ये सिंपल सा होता है और जैसा मैंने बताया बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत रहती है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो एस रैम में फ्लिप फ्लॉप यूज होता है, इसमें कैपेसिटर यूज होता है, ये फास्ट होता है, ये लेस फास्ट होता है ना, मतलब यहाँ पे कम फास्ट होता है, एक्सपेंसिव होता है, चीपर होता है, राइट। और भी आप बहुत सारे लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल सी ये बात है, इसको आपको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता और इसको रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार, इस तरीके से हम सिंपल सा लिख सकते हैं, है ना। चलो आगे बात करते हैं। चलो अब देखते हैं अपन डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, मतलब थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं बिकॉज इसमें और आपके सिलेबस में है ना। सो देखो क्या होता है डायनेमिक random access memory. So DRAM is a type of volatile memory used as a primary memory in computing devices like microprocessor. Unlike SRAM, DRAM use capacitor to store डेटा एज अ 1 और एंड यहाँ पे 0, राइट। सो जो अपना डी रैम होता है इसमें कैपेसिटर का यूज होता है, अब एस रैम की तरह नहीं होता, उसमें फ्लिप फ्लॉप का यूज होता है ना। और यहाँ पे ये क्या है, सिंपल सा जो अपना डिवाइस होता है उसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक, उसके अंदर ये यूज होते हैं, है ना, अपने डेटा वगैरह को यहाँ पे स्टोर करने के लिए, राइट। यहाँ पे देखो फीचर्स ऑफ डी रैम, सो देर आर मैनी फीचर्स। सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पे स्टोर्स डेटा एज अ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कैपेसिटर, ठीक है। सो यहाँ पे डेटा स्टोर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह, राइट। इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा इट इज वॉलेटाइल, सिंपल सा मैंने बताया, पावर गई आपका डेटा गया, ठीक है। इसके अलावा देखो रिक्वायर्ड से रिफ्रेशिंग, सो रिफ्रेशिंग की बार बार यहाँ पे जरूरत पड़ती है ना। तो आपका कैपेसिटर है उसको यहाँ पे चार्ज करने के लिए, अगर हमें डिस्चार्ज से रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, मतलब आप नहीं करोगे, ऑटोमेटिक होता है वो, है ना। इसके अलावा यहाँ पे देखो सिंपल डिजाइन मीन्स इट इज चीपर देन एस रैम, मतलब सिंपल सी डिजाइन रहती है इसकी कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आपको पता होगा जो एस रैम है उसमें ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, है ना, 1 बिट में यहाँ पे 6 ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, सो दैट्स वाई वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, उसका जो डायग्राम है या फिर नॉर्मली जो वो होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, टिपिकल होता है। बट यहाँ पे ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर होता है एंड ऑल्सो डिजाइन होता है, राइट। एंड लास्ट वन इज यहाँ पे ऑफर हाई स्टोरेज डेंसिटी देन एस रैम, राइट। सो एस रैम के मुकाबले ये बहुत ही ज्यादा आपको क्या करता है यहाँ पे, मतलब स्टोरेज कम जगह में आप ज्यादा चीजें स्टोर कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से सिंपल सा अपना ये रहता है। नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे वर्किंग ऑफ डी रैम, तो किस तरीके से वर्क करता है ना। अब देखो सिंपल सा आपको मैं बता दूं तो इसमें क्या होता है, जैसे सेल होती है, अब उसमें क्या था, जो अपना एस रैम था उसमें क्या था, अपने जो ट्रांजिस्टर है एक बिट में मतलब 6 ट्रांजिस्टर यूज होते थे। बट इसमें देखो थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे यहाँ पे कैपेसिटर यूज होता है पहली बात तो, और एक यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज होता है, ठीक है। इस तरीके से सिंपल सा अपना रहता है। A charge capacitor indicate a binary 1 and a discharge capacitor represents a binary 0, ठीक है। मतलब अगर 1 है इसका मतलब अपना कैपेसिटर चार्ज है, और अगर अपना यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब डिस्चार्ज है,
ठीक है। अब इसके अलावा देखो पीरियोडिक रिफ्रेशिंग, मतलब यहाँ पे क्या रहता है, इसको रिक्वायर रहता है, मतलब मिली सेकेंड में इसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, दैट्स वाई, है ना। अब सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये बार बार रिफ्रेश नहीं होगा सो आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चला जाएगा, है ना। एडवांटेजेस देख लो इसके। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, चीपर है, वही चीज़ घूम घूम के बार बार आ रही है ना, सो आपको याद हो जाएगा बहुत जल्दी। सो यहाँ पे ये सबसे पहली बात चीपर होता है एस रैम के मुकाबले, एस रैम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ना। इसके अलावा यहाँ पे हायर स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ठीक है, मतलब कम साइज़ में आप यहाँ पे ज़्यादा स्टोर कर सकते हो डेटा को, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे पावर को कम कंज्यूम करता है, एस रैम बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। एंड डिसएडवांटेज भी हैं कुछ कुछ, जैसे सबसे पहला है कि यहाँ पे स्लो ओवर होता है, मतलब एस रैम, देखो एस रैम में क्या है, सिंपल से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, एस रैम में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। जो चीज़ एक्सपेंसिव होती है वो फास्ट होती ही है ना, कुछ भी चीज़ हो। एंड जो एक्सपेंसिव नहीं होती वो थोड़ी सी चीपर होती है, ठीक है, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती प्रॉपर, है ना। सो इस तरीके सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं रोम के बारे में, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। सो डेफिनेशन देखो, रीड ओनली मेमोरी इज ए टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज यूज्ड टू स्टोर परमानेंट डेटा और इंस्ट्रक्शंस। इट इज नॉन वॉलेटाइल, मीनिंग दैट डेटा इज रिटेन्ड इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। मतलब यहाँ पे कि जो अपना डेटा है वो बाद में रिटर्न आ सकता है अगर पावर ऑफ भी हो जाता है, बिकॉज ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। इस तरीके से सिंपल सा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये सिंपल सा आपको रोम दिख रहा है ना, इस तरीके से शायद आपने देखा हो, अगर आप कभी भी कहीं पे गए हो जहाँ पे सर्विस सेंटर वगैरह, तो आपने देखा होगा, राइट। सो इस तरीके से अपना रहता है, नॉर्मली आप ऐसे बना सकते हो, है ना। अब देखो सबसे पहला टाइप होता है पी रोम, मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, राइट। सेकंड होता है यहाँ पे ई पी रोम, मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पे होता है डबल ई पी रोम, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सिंपल सा समझो कि देखो होता क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर बना, राइट। अब उसमें कोई सा भी डेटा परमानेंटली स्टोर किया जाता है। रोम का मतलब क्या होता है, परमानेंट जो डेटा, जिसमें आप नॉर्मली ऐसे आप नहीं कुछ कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, है ना, वो पहले से ही आता है। तो क्या रहता है, जो अपना पी रोम था, तो इसमें क्या होता था कि आप यहाँ पे चेंज नहीं कर पा रहे थे और यहाँ पे इरेज भी नहीं कर सकते थे डेटा को, है ना। यहाँ पे इरेज नहीं कर पाओगे। जो पुराने ज़माने में कंप्यूटर वगैरह आते थे उसके अंदर ऐसा था, जो चीज़ आ गई मतलब आ गई, उसको आप इरेज नहीं कर पाओगे, हटा नहीं पाओगे, नई चीज़ नहीं लगा पाओगे, इस तरीके से रहता था। बट यहाँ पे जो ई पी रोम है, इसमें क्या होता है कि आप जो डेटा है उसको इरेज कर सकते हो बाय हेल्प ऑफ यूवी लाइट। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है, लाइट होती है, उसके थ्रू इसको इरेज किया जा सकता है ना, डेटा को, और नया डेटा यहाँ पे लगाया जा सकता है। और जो डबल ई पी रोम था, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, मतलब इलेक्ट्रिकली आप उसको इरेज कर पाओगे, ये इस तरीके से रहता है ना। अब देखो फीचर्स ऑफ रोम, सबसे पहला फीचर होता है कि नॉन वॉलेटाइल होता है, मतलब पावर गई फिर भी डेटा अपना नहीं जाएगा, इस तरीके से सिंपल सा अपना रहता है, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे होता है स्टोर फार्मवेयर एंड बायोस। अब इसका मतलब होता है कि ये जो हार्डवेयर होता है अपना, है ना, उसमें ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, हेल्प करता है जो हार्डवेयर में, राइट। इसके अलावा देखो स्टोरेज फार्मवेयर और यहाँ पे बायोस, राइट। इसका मतलब क्या होता है, फार्मवेयर में क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को, जो अपना हार्डवेयर है, जैसे मान लो अपना डिवाइस है, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। एंड बायोस का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, जितने भी चीज़ें होती हैं कि आपका जो लैपटॉप वगैरह है, पीसी वगैरह, वो जब ऑन हो रहा है तो उसमें किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज हैं, सही है या फिर नहीं है, सारी वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही, इस इनपुट वगैरह देने के लिए, तो ये सारी चीज़ें चेक करते, राइट। तो सिंपल सा इस तरीके से रहता है, आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो रीड ओनली, मतलब यहाँ पे आप सिर्फ क्या कर पाओगे, रीड कर पाओगे, यूजर यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो कैन नॉट बी मॉडिफाई बाय यूजर, यूजर मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। फास्ट एक्सेस टाइम, मतलब सिंपल से आपको समझ में आ गया, ठीक है, एक्सेस टाइम बहुत ही फास्ट होता है। सो इस तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा यहाँ पे यूज ऑफ रोम, सो इसके काफी सारे यूज होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जैसे आपका पीसी है, तो यहाँ पे जब वो ऑन वगैरह होता है, ठीक है, तब यहाँ पे लोड होता है, तब इसका यूज आता है, राइट। एक एक चीज ये देखता है। इसके अलावा यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है कि जो ऐसी चीजें, ऐसी डिवाइस जो सिंपल स्पेशल काम के लिए बने हो, जैसे आपका कैमरा है,
ठीक है, तो वो सिंपल सा एक काम के लिए बना है, वीडियो फोटो वगैरह खींचने के लिए इस तरीके से रहता है। जैसे प्रिंटर है वो प्रिंट करने के लिए बना है, वो होते हैं एम्बेडेड सिस्टम। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। अब देखो ये ज्यादा कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है ना, छोटा सा टॉपिक है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी जहाँ पे अपन यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए डेटा रखते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, सेकेंडरी मेमोरी इज अ टाइप ऑफ मेमोरी यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली फॉर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो परमानेंटली इसमें क्या रखा जाता है? अपने डेटा। अब ये यहाँ पे देखो इस तरीके से होता है, इसको अपन यहाँ पे SSD भी बोलते हैं ना, SSD हार्ड डिस्क। तो ये अपन इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी को। सबसे पहले यहाँ पे ये मैग्नेटिक टेप है। अब ये क्या है? जैसे आपको याद होगा, एक वो आती थी ना, एक इस तरीके से कैसेट टाइप की आती थी, इसमें ये लगा रहता था, बहुत सारी रील निकलती थी। बच्चे क्या करते थे? उसको खींच के ऐसे बहुत सारी रील निकालते थे। वही है ये, है ना। तो वो यहाँ पे ये कहलाती है, राइट। सो सिंपल सा इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए अपन डेटा रखते हैं, बहुत ही लंबे समय के लिए। जैसे ये लिखा है स्टोर्स डेटा मैग्नेटिकली, मतलब मैग्नेटिकली यहाँ पे डेटा स्टोर होता है इसमें। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी। इसके अलावा यहाँ पे यूज्ड फॉर बैकअप एंड आर्चिवल स्टोरेज, इसका मतलब होता है आर्चिवल स्टोरेज क्या होता है यहाँ पे? जो बहुत ही पुराना डेटा, बहुत ही जो ज्यादा यूज ना आता हो और बहुत ही लंबे समय के लिए रखा हो, उसको यहाँ पे बोलते हैं आर्चिवल स्टोरेज, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे डिस्क, तो यहाँ पे ये डिस्क होती है, ये यहाँ पे गोल गोल चलती रहती है ना। आपको याद होगा यहाँ पे, अगर देखा हो आपने, ये यहाँ पे गोल गोल यहाँ पे मैग्नेट की तरह मतलब घूमती रहती है ना, यूजिंग यहाँ पे मैग्नेट। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टोर्स डेटा ऑन रोटेटिंग मैग्नेटिक डिस्क, राइट। तो ये रोटेटिंग तो ये क्या होती है? रोटेट होती रहती है मैग्नेटिक डिस्क, राइट। देन उसके बाद लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, देन क्या है, यूज्ड इन HDD, मतलब इसका यूज होता है हार्ड डिस्क ड्राइव में, राइट, एंड SSD में, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिकल स्टोरेज। अब ये जो ऑप्टिकल स्टोरेज है ना, ये तो आपने देखा होगा, वो कैसेट जिसमें मूवी होती हैं, सॉन्ग होते हैं, पुरानी फिल्में होती हैं, अभी तो नहीं चलती, पहले चलती थी। सिंपल सा वो टीवी में लगाते थे कैसेट, और मस्त तरीके से जो रिकॉर्डेड मूवी थी वो देखते थे, है ना। तो इस तरीके से ये कैसेट आती थी। जनरली ये जो कैसेट है ना, ये यहाँ पे लेजर लाइट का यूज करके चलती थी, क्योंकि आपने देखा होगा ये बढ़िया चमकती थी, है ना, एकदम जैसे अभी भी ये दिख रही है आपको, चमक रही है, राइट। तो इस तरीके से ये अपनी होती है ना। सो स्टोर्स डेटा यूजिंग लाइट यानी लेजर, तो अपना डेटा उस तरीके से स्टोर करती थी। रीड राइट विथ लेजर, तो ये रीड और राइट लेजर की हेल्प से करती थी। एग्जाम्पल के लिए CD, इसको वो बोलते थे ना, CD तो बोलते थे, राइट। तो ये CD अपनी होती थी। क्लियर है? सो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा सेकेंडरी मेमोरी। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे कैश मेमोरी के बारे में। अब ये कैश मेमोरी क्या होती है, क्या काम करती है, सारी चीजें आपको यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगी। आपको क्या करना, मस्त तरीके से ध्यान से सुनना है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहली बात, इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। So cache memory is a small and very fast memory located between the CPU and main memory. कहाँ पे स्टोर होती है? CPU और main memory के बीच में होती है। साइज इसका छोटा होता है लेकिन बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, राइट। अब यहाँ पे देखो, इट स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस सो दैट द CPU कैन एक्सेस देम क्विकली। अब बेसिकली ये CPU के सबसे ज्यादा पास होती है। अगर आपके मन में जैसे क्वेश्चन आता है ना कि कौन सी मेमोरी CPU के सबसे ज्यादा पास में है, तो कैश मेमोरी CPU के सबसे ज्यादा क्लोज होती है ना। ये चीज आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है, राइट। अब देखो कुल मिला के कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर रहता है, ये आपको दिख रहा है ना, ये इस तरीके से हमारा रहता है। सो इसमें क्या है, यहाँ पे अपना CPU है, यहाँ पे क्या है, ये अपनी कैश मेमोरी, ये है प्राइमरी मेमोरी और ये सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, मेन मेमोरी बोलते हैं। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, सो ध्यान से सुनो, यहाँ पे अपना क्या है, यहाँ पे CPU है, ठीक है। और जैसा मैंने बोला, यहाँ पे बीच में जो अपनी कैश मेमोरी रहती है वो कहाँ पे रहती है, वो यहाँ पे अपनी रहती है CPU और प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, ये अपनी मेन मेमोरी है, ठीक है, मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी बोलते हैं। देन फिर अपनी यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी स्टोर होती है। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले यहाँ पे CPU है। अब क्या करना है अपन को, जैसे मान लो देखो कोई सी भी हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना, सारे ऑपरेशन CPU की हेल्प से ही होते हैं,
राइट। तो मान लो सीपीयू को यहाँ पे डेटा चाहिए, मान लो कोई सा भी यहाँ पे डेटा चाहिए। अब वो डेटा कहाँ पे है, यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी में है। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर हम प्राइमरी मेमोरी से यानी मेन मेमोरी से डेटा को लेंगे तो क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, है ना। क्या लगेगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से यहाँ पे आऊँगा तो क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा, राइट। इससे क्या होगा, हमारे प्रोसेसर की जो फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब जो इसकी स्पीड होती है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ें मिलेंगी ना, वो थोड़ी प्रोसेस होके मिलेंगी, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा और सीपीयू का भी टाइम वेस्ट होगा, है ना। ये चीज़ रहती है। अब इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए यहाँ पे लाए गई एक मेमोरी को, जिसका नाम है यहाँ पे कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी में क्या होता है, कैश मेमोरी में तुरंत जो अभी जैसे मान लो करंट में जो भी चीज हुई है, जो भी इंस्ट्रक्शन आपने ली थी, वो यहाँ पे इसकी कॉपी स्टोर हो जाती है इसके अंदर। जैसे मान लो यहाँ पे सपोज मैंने कोई सी भी चीज यहाँ पे सीपीयू ने मेन मेमोरी से एक्सेस की, यहाँ पे एक हिस्सा यहाँ पे ये मेन मेमोरी से एक्सेस किया किसने, सीपीयू ने, ठीक है। कोई सा भी डेटा, कोई सी भी इंफॉर्मेशन एक्सेस की, तो क्या होगा, जब ये डेटा और जब ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसके पास आएगी, सीपीयू के पास यहाँ पे आएगी, तो क्या होता है, यहाँ पे तो आएगी सीपीयू के पास, बट उसकी एक कॉपी यहाँ पे इसके अंदर भी स्टोर हो जाएगी। किसके अंदर, कैश मेमोरी के अंदर भी स्टोर हो जाएगी। अब कैश मेमोरी के अंदर स्टोर क्यों होगी, बिकॉज देखो उसको पता है कि इस वाले जो डेटा की जो नीड है वो फिर से यहाँ पे पड़ सकती है, मतलब सीपीयू को फिर से इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए ये अपने अंदर यहाँ पे स्टोर कर लेता है, राइट। क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है ना। सो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब उसके बाद अब ध्यान से सुनो, बस आपको सुनना है अभी फिलहाल मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, तभी आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी, राइट। ये क्या है मेरी, ये है मेरी यहाँ पे मैन मेमोरी, ऑल राइट। अब देखो क्या होता है, जनरली जैसे मान लो सीपीयू है, जैसे ये सीपीयू है, अब इसको मान लो कोई से भी यहाँ पे डेटा को एक्सेस करना है, कहाँ से एक्सेस करना है, यहाँ पे मेन मेमोरी से, क्योंकि जनरली हमारा डेटा कहाँ पे होता है, मेन मेमोरी में, ठीक है। ये जो अपनी मेन मेमोरी है, इसके अंदर उसको क्या करना है, डेटा को एक्सेस करना है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले बीच में हमारी आ गई कैश मेमोरी, ठीक है। अब कैश मेमोरी क्या होती है, बहुत फास्ट होती है ना। फास्ट क्यों होती है, क्योंकि ये अपने अंदर कॉपी रख लेती है डेटा की, है ना, जो रिसेंटली यूज हुआ है डेटा, उसकी कॉपी ये रख लेती है अपने पास। अगर यहाँ पे इसके पास डेटा ऑलरेडी है तो सीपीयू को फिर यहाँ नहीं जाना पड़ेगा ना, सीपीयू फालतू में यहाँ पे मेन मेमोरी के पास क्यों जाएगा भाई, जब उसको यहीं पे बगल में डेटा मिल रहा है तो वो यहीं से एक्सेस करेगा ना। तो क्या करेगा सीपीयू, सीपीयू डायरेक्टली यहाँ पे आएगा कैश मेमोरी के पास, इससे बोलेगा कि मुझे इस टाइप का डेटा चाहिए, कुछ भी डेटा चाहिए, क्या तुम्हारे पास है। अगर इसके पास अवेलेबल होगा तो यहाँ पे इसको तुरंत मिल जाएगा, है ना। तो उस चीज को अपन यहाँ पे बोलते हैं क्या, कैश हिट, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैश हिट बोलते हैं। अगर यहाँ पे डेटा मिल गया तो वो होता है कैश हिट, याद रखना, मिल गया तो कैश हिट है। अगर यहाँ पे नहीं मिला तो यहाँ पे फिर होता है कैश मिस। क्या होता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे होता है अपना कैश मिस, ठीक है। मिल गया तो कैश हिट, नहीं मिला तो कैश मिस, ये दो चीजें यहाँ पे होती हैं। ये आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। मिल गया तो क्या होगा, कैश हिट होगा, और नहीं मिला है तो कैश मिस हो जाएगा। अब जब कैश मिस होगा तो फिर अपना जो सीपीयू है वो कहाँ पे जाएगा, मेन मेमोरी के पास जाएगा। अब मेन मेमोरी से यहाँ पे ये मांगेगा फिर वो डेटा। अब मेन मेमोरी में अगर डेटा मिल गया तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा सीपीयू तो लेगा ही लेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे अपना कैश मेमोरी भी अपने अंदर क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा डेटा को, है ना। क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि अभी रिसेंटली तुमने यूज किया है इस डेटा को, मतलब ये दोबारा भी तुम यूज कर सकते हो, है ना। इसका मतलब है मैं अपने अंदर स्टोर कर लूंगा ताकि फ्रिक्वेंसी यहाँ पे फास्ट हो जाए, ताकि जो अपना डेटा एक्सेस करने का टाइम है वो बहुत ही फास्ट हो जाए, है ना। ताकि सीपीयू यहाँ पे तुरंत बगल में मेरे अंदर से ही क्या कर ले, डेटा को एक्सेस कर ले, जिससे ज्यादा फालतू टाइम ना लगे और इसकी जो सीपीयू की स्पीड है वो बनी रहे, है ना। और जो यूजर है उसको जल्दी से जल्दी डेटा मिल सके, ठीक है। ये चीज होती है। अब मान लो यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे डेटा नहीं मिला, ठीक है, इसके अंदर डेटा नहीं मिला, तो फिर क्या होगा, अब सीपीयू को और लंबा रास्ता चलना पड़ेगा। अब इसको जाना पड़ेगा मैं यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी के पास। अब कहाँ जाएगा, ये सेकेंडरी मेमोरी के पास। अब जब ये यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी के पास जाएगा, ये क्या है, ये है अपनी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो सीपीयू गया अब सेकेंडरी मेमोरी के पास, तो भाई ये तो बहुत ही ज्यादा दूर है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी है,
फिर उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी है, फिर यहाँ पे अपनी कैश मेमोरी है, ना कैश में मिला ना मेन मेमोरी में मिला, अब सी यहाँ पे जा रहा है सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, तो यहाँ से उसको डेटा एक्सेस जब उसने किया तो इसका टाइम बहुत ही ज़्यादा उसको लग गया। इससे क्या होगा, सीपीयू की स्पीड बहुत ही कम हो गई, और इसलिए फिर आप जैसे कोई सा भी काम करते हो ना, अगर वो यहाँ पे मान लो आप कोई सी भी चीज़ एक्सेस कर रहे हो, वो यहाँ पे लोड लेती रहती है लेती रहती है लेती रहती है, तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे कैश मेमोरी के अंदर तो नहीं मिला। अगर कैश के अंदर मिल जाता तो तुरंत ही वो आपको दिखा देता। अब कैश के अंदर नहीं मिला, कहाँ गया वो, मेन मेमोरी के अंदर। मेन मेमोरी के अंदर मिल गया तो आपको थोड़ा जल्दी में यहाँ पे चीज मिल जाती है। बाकी अगर यहाँ पे भी नहीं मिला, फिर जाता है ये सेकेंडरी मेमोरी के बाद, तो फिर आपको वहां पे बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। ये चीज यहाँ पे टोटल प्रोसेस होती है ना। सो आपको पता चलेगा कैश हिट क्या होता है, कैश मिस क्या होता है, राइट। और यहाँ पे सी जो अपना कैश मेमोरी है वो कहाँ पे एलोकेटेड होता है, क्या काम करता है यहाँ पे, और उसके बाद मेन मेमोरी का क्या काम होता है ना। जब डेटा आता है मेन मेमोरी से तो इसके अंदर भी एक कॉपी आ जाती है, राइट। ये चीज है। अब एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। जैसे मान लो देखो, आप क्या लिखते हो यहाँ पे, आपने जैसे मान लो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, पहले सब्सक्राइब कर दो, है ना। बहुत सारे लोग करते नहीं है, पता नहीं, देखते हैं भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, भाई सब्सक्राइब करो। अब देखो मान लो आपने क्या किया, यहाँ पे ये यूट्यूब सर्च है, ठीक है, ये यूट्यूब सर्च है यहाँ पे। इस तरीके से आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा इंजीनियर, आपने ENG इतना लिखा। अब आपको रिकमेंडेशन आ गई यहाँ पे, नीचे नीचे रिकमेंडेशन आ गई। अच्छा, आप इंजीनियर डूड लर्निंग का चैनल ढूंढ रहे हो क्या, तो आपने इस पे क्लिक कर दिया, हाँ उसी का ढूंढ रहा हूँ, तो इस पे यहाँ पे इस तरीके से पूरा नाम लिख के आ गया इंजीनियर डूड लर्निंग। तो ये डेटा कहाँ से आया, ये डेटा वहां से आया क्योंकि इससे पहले भी आपने कभी इसका यूज किया है ना। इससे पहले भी आपने बार बार सर्च किया इंजीनियर डूड लर्निंग, तो जाके आपको वो रिकमेंड कर रहा है यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस, राइट। तो यहाँ पे उसने लिखा इंजीनियर डूड लर्निंग तो नहीं लिख रहे आप, आपने बोला हाँ यही तो लिख रहा हूँ, आपने इस पे क्लिक कर दिया तो आपके सामने फिर चैनल खुल गया। तो ये जो आपका डेटा था ये कहाँ स्टोर था, ये अपना कैश मेमोरी के अंदर स्टोर था, तभी तो आपको तुरंत यहाँ पे डेटा मिल गया। क्लियर है। अब जैसे मान लो यहाँ पे आपने बहुत सारी चीजें सर्च कर ली, आपने इंजीनियर डूड लर्निंग सर्च किया, आपने कोई और चैनल सर्च किया, आपने कुछ और सर्च किया, आपने सॉन्ग सर्च किया, आपने मूवी सर्च की, ये सारी चीजें आपने सर्च कर ली। अब जैसे ही आपने यहाँ पे पहला लेटर लिखा, ई लिखा, अब ई से रिलेटेड जितनी चीजें आपने सर्च की होंगी सारी आपको रिकमेंडेशन में आ जाएंगी, क्योंकि कैश मेमोरी के अंदर बहुत सारी चीजें स्टोर हो गई हैं। अब इसलिए उसकी स्पीड हल्की सी कम हो जाएगी, बहुत सारी चीजें इसके अंदर स्टोर हो गई हैं। अब ये क्या बोलेगा, अरे यार इतनी सारी चीजें आ गई, भाई देख लो तुम्हें क्या चाहिए इनमें से, है ना। मेरे पास तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि तुमने इतनी सारी चीजें सर्च की हैं, तो देख लो जो तुम्हें चाहिए उस पर क्लिक कर दो। तो भाई जो भी तुम्हें चाहिए होगा तुम उस पर क्लिक करोगे, डायरेक्टली यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब आपको स्पीड बढ़ानी है कैश मेमोरी की, क्या करोगे, इन सबको रिसेट कर दोगे। सिंपल सा क्लियर कैश होता है ना, एक क्लियर कैश है ना, जिसको हम क्लियर कैश बोलते हैं। सो अपन यहाँ पे क्लियर कैश करते हैं तो अपना क्या होता है, स्पीड फिर से बढ़ जाती है। इसमें जो कचरा भरा रहता है ना वो साफ हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से अपना नॉर्मली रहता है। जैसे यूट्यूब में जाओगे आप, इंफॉर्मेशन में जाओगे, वहां पे एक रहता है क्लियर ऑल डाटा, क्लियर कैश। तो आप क्लियर कैश पे क्लिक करोगे ना तो फिर आपका जो रिकमेंडेशन है फिर वो नहीं आएगा आपके पास। क्यों, क्योंकि जो कैश मेमोरी था ना वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, सो इस तरीके से अपना यहाँ पे कैश मेमोरी रहता है। होप आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। मैंने जितना हो सकता था सारी चीजें बताने का आपको ट्राई किया है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले हैं अब कैश स्ट्रक्चर एंड डिजाइन के बारे में। अब ये होता क्या है, सिंपल सा समझो। यहाँ पे जो अपना कैश स्ट्रक्चर होता है जनरली वो ये बताता है कि जो कैश मेमोरी है उसका किस तरीके से मतलब उसको डिवाइड किया जाता है या फिर क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है। तो सिंपल सा देखो, कैश मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड कैश लाइंस। तो यहाँ पे छोटी छोटी यहाँ पे यूनिट्स में डिवाइड रहता है इस तरीके से, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैश लाइन बोलते हैं। ठीक है, जैसे L0, L1, L2, इस तरीके से L0 से स्टार्ट होता है और नंबर ऑफ लाइन अपनी बढ़ती जाती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड होता है, जिसको अपन यहाँ पे ब्लॉक्स भी बोलते हैं। याद रखना, यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइंस होती है वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स की इक्वल होती है, मतलब एक ही बात है ना, नंबर ऑफ ब्लॉक नंबर ऑफ लाइन। ठीक है, सो वो चीजें यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे देखो ये चीजें यहाँ पे कंटेन करके रखती है जो अपनी लाइंस होती है। सबसे पहले यहाँ पे वैलिड बिट। वैलिड बिट का मतलब यहाँ पे होता है कि जो डेटा है वो अवेलेबल है या फिर नहीं है, या फिर होगा या फिर नहीं होगा, ये चीज बताता है। देन उसके बाद यहाँ पे टैग। अब टैग क्या बताता है, लोकेशन बताता है।
तो ये क्या करता है, सिंपल सा आइडेंटिफाई करता है कि मेमोरी ब्लॉक क्या है, ठीक है, मेमोरी का जो ब्लॉक है वो कौन सा है, ये आइडेंटिफाई करता है, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे डेटा या फिर ब्लॉक, तो यहाँ पे सिंपल सा जो एक्चुअल डेटा होता है वो पता लगाता है। तो ये सिंपल सा यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है ना। अब इसकी यहाँ पे डिजाइन की बात करें तो देखो इस तरीके से इसकी डिजाइन रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहला अपना कैश साइज और यहाँ पे ब्लॉक साइज मतलब लाइन साइज भी बोल सकते हैं अपन यहाँ पे, और यहाँ पे कैश का साइज। तो इस तरीके से जनरली ये रहता है। अब मेन चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैपिंग टेक्निक्स, राइट। तो यहाँ पे देखो ये जो मैपिंग टेक्निक्स होती हैं ये जनरली 3 तरीके से डिवाइड रहती है। पहला यहाँ पे होता है डायरेक्ट मैपिंग, दूसरा होता है एसोसिएटेड मैपिंग, तीसरा होता है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे डायरेक्ट मैपिंग देखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे रिप्लेसमेंट जो पॉलिसी होती है वो ये होती है, मतलब अगर अपना यहाँ पे जो कैश है वो फुल हो गया, अगर अपना कैश फुल हो गया तो अब कौन सा यहाँ पे फिर वो ब्लॉक अपना यहाँ पे रिमूव होगा, वो चीज कैसे अपन को पता लगेगी, तो इसके द्वारा पता लगती है। मतलब ये चीजें हैं, इनसे इनके हिसाब से अपन क्या करते हैं, ब्लॉक को हटाते हैं। तो यहाँ पे एक होता है LRU, एक होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, देन एक होता है रैंडम। तो ये जनरली अपन जो अपना डायरेक्ट मैपिंग है इसमें अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इसकी पोजीशन फिक्स होती है ना, कि कौन सा ब्लॉक कहाँ पे आएगा वो एकदम फिक्स होता है, राइट। इसलिए डायरेक्ट मैपिंग में ये नहीं होता अप्लाई। बाकी जो अपना एसोसिएटिव है और यहाँ पे सेट एसोसिएटिव, तो इन दोनों में ये चीजें लगेंगी, ठीक है। इनके हिसाब से अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अब फटाफट से अपन सबसे पहले डायरेक्ट मैपिंग के ऊपर बात करते हैं, है ना, क्या होती है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपन बात करने वाले सबसे पहले केस मैपिंग के बारे में, तो जिसमें अपन यहाँ पे डायरेक्ट मेथड देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल सा डायरेक्ट मैपिंग, राइट। तो सबसे पहले अपन डायरेक्ट मैपिंग के बारे में बात करेंगे, तो इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, डायरेक्ट मैपिंग, ठीक है। सो अब देखो डायरेक्ट मैपिंग में क्या चीजें होती हैं एंड कैसे होती हैं। सबसे पहले अपनी ये कैश मेमोरी होती है, देन यहाँ पे क्या होता है, अपनी मेन मेमोरी होती है। तो एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि पहली बात जो अपनी यहाँ पे कैश मेमोरी होती है लाइंस में डिवाइड होती है। सो ये सिंपल सी किस में डिवाइड होती है, लाइंस में डिवाइड होती है। अभी कितनी क्या लाइन है उससे हमें मतलब नहीं है, बस ये समझो लाइंस में डिवाइड होती है। देन अपनी जो मेन मेमोरी है ये ब्लॉक्स में डिवाइड होती है। किस में डिवाइड होती है, ये होती है अपनी यहाँ पे ब्लॉक्स में डिवाइड। इस तरीके से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, ये अपनी ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई, राइट। अब जैसे मान लो जनरली अपन यहाँ पे स्टार्टिंग में लेते हैं कि इसमें क्या है, देखो कोई सी भी चीज यहाँ पे होती है ना वो वर्ड में होती है। वर्ड अपन बोले या फिर बिट्स बोले, बात एक ही है। तो मैंने अगर यहाँ पे लिखा 128 वर्ड्स, राइट, 128 वर्ड्स, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे 128 क्या है, बिट्स हैं, ठीक है। तो अब इन 128 बिट्स को मुझे कितने ब्लॉक्स में लिखना है ये चीज अपन को देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेन मेमोरी होती है उसमें ब्लॉक्स रहते हैं। क्या रहते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स रहते हैं। याद रखना जो अपने यहाँ पे कैश मेमोरी रहती है इसमें क्या रहती है, लाइंस रहती है, और जो अपनी मेन मेमोरी है इसमें ब्लॉक्स रहते हैं, है ना। अब क्या होता है, जनरली एक ब्लॉक के अंदर 4 वर्ड आते हैं। कितने, 4 वर्ड आते हैं। तो यानी अगर मुझे पता लगाना है कि टोटल मेरे यहाँ पे वर्ड्स कितने हैं, यहाँ पे 128, और एक ब्लॉक के अंदर, जैसे ये पूरा एक ब्लॉक है, इसके अंदर यहाँ पे 1 2 3 4 4 वर्ड आएंगे। तो आपको पता लगाना है कि टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने आएंगे। क्या करोगे, सिंपल है, इसको 4 से डिवाइड कर दोगे। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 32। इसका मतलब ये है कि मेरे जो ब्लॉक्स आएंगे ना वो 32 आएंगे। कितने वर्ड्स के लिए, 128 वर्ड्स के लिए। मतलब मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। और हाँ याद रखना कि जो अपना जो ब्लॉक्स होता है वो अपना 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे B0, B1, B2 एंड ऐसे करते करते डैश डैश डैश, कितना है टोटल 32। मतलब यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ तो ये 31, लास्ट वाला क्या होगा 31, तो B31 इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सा आपको ये इस तरीके से अपने माइंड में क्लियर रखना है। ये कितना हो जाएगा, B31, ठीक है। सो ये अपने ब्लॉक्स हो गए। अब इतना तो क्लियर है। अब उसके बाद मेरे वर्ड्स आएंगे। अब वर्ड्स कैसे आएंगे, इस तरीके से आएंगे। देखो स्टार्टिंग होती है 0 से, W0, W1, W2, ठीक है, W3, टोटल 4 वर्ड्स हो गए एक लाइन में। अब दूसरी लाइन में कहाँ से स्टार्ट होगा, W4 से, W5, W6, W7,
तो इस तरीके से ये मेरा यहाँ पे 4 इसमें आ गए। अब सेम यहाँ पे भी चलेंगे, यहाँ पे किससे स्टार्ट होगा, 8 से स्टार्ट होगा, 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे सेम 12, 13, 14, 15, इस तरीके से चलते चलते टोटल यहाँ पे वर्ड्स कितने अपने 128 वर्ड्स हैं। इसका मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो लास्ट वाला कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा वर्ड नंबर 127, फिर इसके पहले यहाँ पे आएगा 126, देन यहाँ पे आएगा 125 और फर्स्ट वाला आएगा 124। इस तरीके से लास्ट लाइन आएगी। सो इतना आपको क्लियर हो गया वर्ड्स का सीन क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अपनी नंबर ऑफ लाइंस रहती हैं, है ना। सो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, याद रखना जितने आपका यहाँ पे जैसे ये नंबर ऑफ लाइन है, ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्लॉक इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ लाइन। ये फॉर्मूला लिख लेना कहीं पे कि नंबर ऑफ ब्लॉक इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइन, ठीक है, नंबर ऑफ लाइन। सो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक इक्वल्स टू होता है किसके, नंबर ऑफ लाइन के। यहाँ पे लिख देना नंबर ऑफ ब्लॉक, है ना। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। मतलब एक जो लाइन होती है उसमें भी 4 ही वर्ड आएंगे, क्या आएंगे, 4 ही वर्ड आएंगे। और जब भी यहाँ पे जैसे मेमोरी से जो मेन मेमोरी है जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे रैम, ठीक है, ये रैम है। तो जब रैम से यहाँ पे कोई सा भी अपन को वर्ड यहाँ पे फेच करना है, कोई सा भी वर्ड अपन को इसमें कैश मेमोरी में लेना है, तो पूरा एक वर्ड नहीं आएगा, पूरा ब्लॉक आएगा। पूरा क्या आएगा, ब्लॉक आएगा। मतलब या तो B0 आएगा या B1 आएगा, B2 आएगा, ये पूरा ब्लॉक आता है एक साथ। तो जब ब्लॉक आएगा तो मतलब 4 वर्ड्स आएंगे, क्योंकि 4 ही वर्ड्स होते हैं। और यहाँ पे एक लाइन में भी क्या बनते हैं, टोटल अपने यहाँ पे 4 वर्ड्स ही बनते हैं, ठीक है, एक लाइन में 4 वर्ड्स ही बनते हैं। सो इतनी चीज आपको यहाँ पे परफेक्टली क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब जनरली क्या होता है, अपन को ये पता लगाना रहता है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड किस लाइन में आएगा, है ना, ये अपन को पता लगाना रहता है। तो अपन यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि जो अपनी यहाँ पे कैश मेमोरी है इसके अंदर टोटल यहाँ पे 16 वर्ड्स आएंगे। कितने आएंगे, 16 वर्ड्स आएंगे, ठीक है, कितने आएंगे, 16 वर्ड्स आएंगे, है ना। अब अगर 16 वर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको इतना तो क्लियर हो जाएगा कि इतनी नंबर ऑफ लाइंस कितनी आएंगी यहाँ पे। तो वो कैसे पता चलेगा, एक लाइन में 4 वर्ड्स आते हैं, 4 से इसको डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ लाइंस अपनी कितनी आएंगी, 4 आएंगी। मतलब L0, L1, L2, L3, L0 से स्टार्ट होता है। इस तरीके से नंबर ऑफ हमारी लाइंस आ जाएंगी। अब देखो मेन चीज ये है कि अपन को पता लगाना रहता है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड किस लाइन में आएगा, कौन सा वर्ड किस लाइन में आएगा। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो यहाँ पे पता लगाते हैं अपन यहाँ पे किससे, K mod N से। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये K mod N, ये फॉर्मूला होता है। जहाँ पे अपना जो ये K है ना, ये K क्या होता है, ब्लॉक नंबर, ये बताता है अपना यहाँ पे ब्लॉक नंबर। देन उसके बाद अपना जो ये N होता है, ये N क्या बताता है, ये बताता है नंबर ऑफ लाइंस, राइट। तो नंबर ऑफ लाइंस, क्लियर है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे यहाँ पे पता लगाना है कि ब्लॉक जीरो कहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ब्लॉक 0 के बारे में मुझे पता लगाना है। नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, टोटल यहाँ पे 4 है। अब क्या करो, ब्लॉक कौन सा है, ये 0 वाला, तो 0 को डिवाइड करो आप 4 से। मॉड्यूलो क्या आएगा, MOD मतलब मॉड्यूलो 0 आएगा, मतलब L0 में अपना यहाँ पे ब्लॉक 0 आएगा। देन उसके बाद अगर मुझे और ब्लॉक पता लगाना है, जैसे मान लो अब मुझे पता लगाना है यहाँ पे कि मेरा B1 किस में आएगा, है ना, B1, तो क्या करो 1 को आप 4 से डिवाइड कर दो। B1 अगर पता लगाना है तो आप क्या करो 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो कितना आएगा, मॉड्यूलो अपना 1 आएगा, मतलब ये L1 में आएगा, तो B1 यहाँ पे आएगा। अब देखो सिंपल सा है, आपको हर बार क्या करना है, 4 का जो एक तरीके से टेबल होती है ना, मल्टीपल होते हैं ना, वो सारे ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स अपने L0 में आएंगे। तो यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, B4 आएगा, B8 आएगा, B12 आएगा, इस तरीके से B बढ़ते जाएंगे, है ना। 16 आएगा, फिर और बढ़ते जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ठीक है, 24 हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, राइट, कहाँ तक, जहां तक ये दिए हुए हैं, है ना। सो ये सारे L0 के अंदर आएंगे। फिर यहाँ पे उससे जस्ट आपको एक प्लस करते जाना है, तो ये किसके अंदर आएंगे, L1 के अंदर। जैसे यहाँ पे हो जाएगा, देखो 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा क्या, 13, इस तरीके से। अब एज इट इज यहाँ पे इसमें एक प्लस करते जाओ तो यहाँ पे हो जाएगा B2, B6, B10,
और यहाँ पे B अपना 14, इस तरीके से चलता है ना। सेम एज इट इज यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे भी इसमें 1 प्लस करते जाओ। तो इस तरीके से ये चीज आपको क्लियर हो गई है ना। अपन कैसे पता लगाते हैं, तो इस फॉर्मूले से पता लगाते हैं, ये भी आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया। चलो अब देखो, अपन को एक चीज पता लगानी रहती है यहाँ पे, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा। अब वो क्या है, वो ये है कि आपको ये पता लगाना रहता है कि जितने आपके टोटल बर्ड्स दिए हुए हैं उसके लिए अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है उसको, मतलब यहाँ पे एड्रेस में, फिजिकल एड्रेस में, तो कितनी नंबर ऑफ बिट्स में मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स आपको पता लगाना है टू रिप्रेजेंट एनी यहाँ पे एड्रेस, राइट। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट एड्रेस, टू रिप्रेजेंट एड्रेस, तो कैसे पता लगाएंगे। टोटल वर्ड्स कितने दिए हैं आपके, टोटल वर्ड्स दिए हैं यहाँ पे 128। अगर टोटल यहाँ पे 128 मुझे वर्ड्स दे रखे हैं तो क्या करना है, सिंपल सा 2 की पावर में लेके जाओ उसको। मतलब इस तरीके से 2 की पावर में कितना करूँ कि 128 हो जाए, 2 की पावर n, तो यहाँ पे 128। तो आपको पता है 2 की पावर में 7 करूंगा तो 128 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 7। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 7 है। और यही क्या है अपने यहाँ पे रिक्वायर्ड बिट्स, राइट। तो ये है अपनी यहाँ पे रिक्वायर्ड बिट्स, ठीक है। ये रिक्वायर्ड बिट्स है, मतलब यहाँ पे टोटल 7 बिट्स लगेंगी आपके। तो फिजिकल एड्रेस क्या हो जाएगा अपना, 7 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो अपना यहाँ पे PA हो जाएगा फिजिकल एड्रेस, वो कितना हो जाएगा, 7 बिट्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 बिट्स हो जाएगा। ये चीज भी आपको यहाँ पे एकदम परफेक्टली क्लियर हो गई। चलो अब इसके बाद क्या होता है, जो फिजिकल एड्रेस होता है ना, तो अगर यहाँ पे मेन मेमोरी की बात करें तो मेन मेमोरी में ये बेसिकली 2 टाइप का होता है ना। फिजिकल एड्रेस 2 तरीके से अपना यहाँ पे डिवाइड रहता है, राइट। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 2 तरीके से डिवाइड रहता है अपना, इस तरीके से मैं बनाता हूँ, है ना। अब सबसे पहले यहाँ पे जो रहता है, ये रहता है अपना यहाँ पे ब्लॉक नंबर। क्या रहता है यहाँ पे, ये रहता है अपना यहाँ पे ब्लॉक नंबर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रहता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं अपन यहाँ पे ब्लॉक ऑफसेट्स। क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफसेट्स, राइट। तो ये ब्लॉक ऑफसेट्स होता है, या फिर इसी को अपन बोलते हैं यहाँ पे क्या, ब्लॉक साइज, राइट। तो यहाँ पे इसी को बोलते हैं ब्लॉक साइज। तो ये 2 नाम इसके रहते हैं जनरली। अब कैसे निकलता है वो चीज समझो। यहाँ पे देखो, जब भी ये निकलेगा ना, ये निकले चाहे ये निकले, दोनों में से कोई भी निकले, तो ये 2 की पावर में ही चलते हैं दोनों। मतलब अगर मैंने यहाँ पे सिंपल सा यहाँ से लिखा, जैसे मुझे पता लगाना है यहाँ पे ब्लॉक नंबर या फिर ब्लॉक का साइज, तो आपको पता है एक ब्लॉक में यहाँ पे टोटल कितने वर्ड्स आ सकते हैं, 1 ब्लॉक इक्वल्स टू यहाँ पे 4 वर्ड्स आते हैं, है ना, 4 वर्ड्स आते हैं। तो इसको यहाँ पे 2 की पावर में लिखो, तो 2 की पावर में 2 लिख सकता हूँ यहाँ पे, राइट। तो जो n की वैल्यू है वही मेरी यहाँ पे आएगी, मतलब 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 की पावर में 2, राइट। तो यहाँ पे मेरा 2 आ गया। उसके बाद अब आपको पता है टोटल यहाँ पे फिजिकल एड्रेस के लिए 7 बिट्स जरूरत थी हमें, 7 बिट्स की। 2 यहाँ पे हो गई, कितनी बची अब यहाँ पे 5 और बची हैं, 5 यहाँ पे आ जाएंगी, है ना। तो इस तरीके से अपन पता लगा सकते हैं, इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। सो इतनी चीजें हमारी यहाँ पे जरूरी थी, जो आपको अभी मैंने फिलहाल यहाँ पे बताई, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे, जैसे मान लो आपको यहाँ पे दिया है 0 0 0 0 1 1 0, ये चीज आपको दे रखी, 7 हो गया ना, 8 हो गया आई थिंक, 3 और 4 7, ठीक है 7 हो गया। सो अपन को 7 बिट्स का ही चाहिए था, है ना, क्योंकि अपन यहाँ पे देखो टोटल अपना फिजिकल एड्रेस कितना है, 7 का है। तो ये मैंने 7 का लिया। अब ध्यान से समझना, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला यहाँ पे अपना ब्लॉक नंबर, तो यहाँ पे अपन पता लगाएंगे कि मेन मेमोरी में ब्लॉक नंबर कौन सा है, राइट। तो ब्लॉक नंबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5, मतलब आपको 5 बिट्स लेना है स्टार्टिंग की। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो ये मैंने 5 बिट्स ले ली यहाँ से यहाँ तक की। तो जो 5 बिट्स हैं ये मेरी ब्लॉक नंबर बताएगा। तो अब इसको आप डेसिमल में लिखो, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा मेरा 1, मतलब ब्लॉक 1। तो यहाँ पे ब्लॉक 1 पे आ जाओ, ये है मेरा ब्लॉक 1, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे जो रिमेनिंग अपनी इस तरफ वाली बची है, ये क्या है अपना ब्लॉक साइज। ये क्या बता रहा है, ब्लॉक का साइज, है ना। तो अगर मैं ब्लॉक नंबर पे गया, ब्लॉक नंबर कौन से, B1 वाले पे, यहाँ पे आ गया मैं। अब ब्लॉक साइज कौन सा, यहाँ पे सेकंड वाला, ये इसको अगर हम डेसिमल में करें तो ये कितना हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा,
है ना। तो याद रखना है यहाँ पे ब्लॉक अपना 0 से स्टार्ट होता है, तो आपको ऐसे काउंट करना है 0 1 2 3, इस तरीके से काउंट करना है। तो मुझे जाना है 2 पे, तो यहाँ पे इसमें जाऊंगा B1 में, है ना, 0 1 2, तो यहाँ पे ये आ गया 2, मतलब मेरा क्या आ गया W6। तो ये वाला वर्ड मेरा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, इस तरीके से अपन लिखते हैं, है ना। तो ये पूरा यहाँ पे ट्रांसफर हो गए, मतलब पूरा ब्लॉक ही ट्रांसफर होगा जनरली, तो है ना। बट हम मैं इस वर्ड की बात कर रहा हूँ, ये अपन यहाँ पे पता लगा लेंगे, ठीक है। सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, वरना यहाँ से भी देख सकते हो आप। टोटल यहाँ पे ये पूरे वाले को देखो, 7 जो आपके बिट्स में दे रखा है, इसको अपन बाइनरी में, उसको डेसिमल में क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं अपन यहाँ पे 6, तो यहाँ पे W6 आ गया अपना, है ना। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। सो होप आपको ये चीजें यहाँ पे एकदम परफेक्टली क्लियर हो गई होंगी, एंड इतनी चीजें इनफ है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको बता देता हूँ यहाँ पे कैश मेमोरी के बारे में, है ना, उसका फिजिकल एड्रेस कैसे यहाँ पे डिफाइन होता है। सो वो चीज और आप यहाँ पे फटाफट से जान लो। देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें यहाँ पे कैश मेमोरी के बारे में, राइट, कैश मेमोरी, तो देखो इसमें भी यहाँ पे फिजिकल एड्रेस होता है, बिल्कुल होता है, राइट। अब इसका जो फिजिकल एड्रेस होता है ना, वो जनरली देखो आपको अभी मैंने दिखाया यहाँ पे फिजिकल एड्रेस मेन मेमोरी में। तो पहला वाला पार्ट अपना क्या था, पहला वाला जो अपना यहाँ पे पार्ट था, ये अपना क्या हो रहा था, ये अपना क्या था, ब्लॉक था, है ना, ये ब्लॉक ऑफसेट्स था। तो ये भी अपना ब्लॉक ऑफसेट्स ही रहेगा, ब्लॉक ऑफसेट्स, या फिर इसको अपन बोलेंगे क्या, ब्लॉक साइज, ब्लॉक साइज। तो ये पहला वाला तो वही रहेगा। मतलब अगर मैं इस 7 की बात करूं, 7 जो अपना फिजिकल एड्रेस था उसके लिए, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 2 ही रहेगी। बट यहाँ पे जो अपना ये रहता है जिसको अपन बोलते हैं ब्लॉक नंबर, तो क्योंकि अपन मेमोरी में आ गए हैं, मतलब यहाँ पे कैश मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो कैश मेमोरी में यहाँ पे ब्लॉक तो रहता नहीं है, उसमें लाइन रहती है। तो यहाँ पे ये 2 तरीके से डिवाइड रहता है अपना। अब कौन कौन से 2 तरीके, पहला तो अपना यहाँ पे रहेगा सिंपल सा, जिसको अपन बोलते हैं लाइन नंबर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लाइन नंबर, ठीक है। और जो अपना दूसरा रहता है इसको बोलते हैं अपन यहाँ पे टैग, क्या बोलते हैं, टैग। तो ये अपना दूसरा टैग रहता है, ठीक है। तो पहला लाइन नंबर, दूसरा यहाँ पे टैग हो गया। तो अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे लाइन नंबर की अगर मैं बात करूँ, तो लाइन नंबर कैसे अपन पता लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको एक चीज पता है, जो एक लाइन होती है, 1 लाइन, इसमें टोटल कितने अपने वर्ड्स आ सकते हैं। तो 1 लाइन में अपने यहाँ पे टोटल वर्ड्स या फिर बिट्स, बात तो एक ही है ना, तो टोटल अपने आ सकते हैं कितने, 4। इसका मतलब 2 की पावर में चलेगा, तो ये अपना क्या कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखो 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, टोटल कितना था, 7 था। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब 7 में से 4 को माइनस करो, जो रिमेनिंग बचा वो अपना यहाँ पे आ जाएगा टैग के अंदर, तो ये आ जाएगा अपना 3। इस तरीके से 3 बिट्स में मैं क्या लिखूंगा, टैग को लिखूंगा, है ना। तो ये सिंपल सा अपना रहता है और कुछ भी नहीं रहता। अब यहाँ पे जनरली अपना टैग बताता है ना, टैग अपन को ये बताता है कि एक्चुअल में कौन सा यहाँ पे ब्लॉक आएगा, ठीक है। टैग क्या बताता है, कौन सा ब्लॉक आएगा, कहाँ से, जो मेन मेमोरी है उससे यहाँ पे कौन सा ब्लॉक आएगा। तो टैग ये आइडेंटिफाई करता है ना। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी तक अपनी इतनी चीजें हो गई। अब आपको मैं क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पे बेसिकली जैसे अपनी ये लाइन है, लाइन 0, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, इस तरीके से 4 लाइन है। एक लाइन में 4 ही अपने वर्ड्स आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं वर्ड्स, 4 आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे ब्लॉक कितना आएगा, एक ही आएगा, कोई सा एक ब्लॉक आएगा। तो जनरली अब हमें पता है कि जो हमारा यहाँ पे के मोड एन होता है, के मोड एन होता है, इसके हिसाब से हमारे यहाँ पे ब्लॉक्स आते हैं, ठीक है। कौन सा ब्लॉक कहाँ पे आएगा, किस लाइन में आएगा, वो हमें यहाँ से पता चलता है। सो जनरली यहाँ पे के क्या होता है, ये होता है अपना यहाँ पे ब्लॉक नंबर, ठीक है। ये होता है अपना यहाँ पे क्या, ब्लॉक नंबर। और यहाँ पे जो अपना एन है, ये क्या होता है, ये अपना होता है यहाँ पे लाइन, ठीक है। टोटल यहाँ पे अपन बोल सकते हैं लाइन नंबर। सो ये अपना यहाँ पे लाइन है, ठीक है। सो टोटल लाइन अपनी 4 है। और यहाँ पे जो अपना ब्लॉक है वो अपना यहाँ पे दिया है B0 से लेके B31 तक। तो अब हमें ये चीजें पता लगानी पड़ती हैं। अब देखो जनरली क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा कि अपन को पता है यहाँ पे B0 ब्लॉक आएगा, B0 ब्लॉक आ गया अगर, तो दूसरा कोई सा ब्लॉक नहीं आ सकता, क्योंकि एक लाइन में एक ही ब्लॉक आएगा, उसमें 4 वर्ड्स होते हैं, तो 4 वर्ड्स आ जाएंगे, है ना। अब अगर मान लो CPU को चाहिए भाई यहाँ पे B4, अब B4 यहाँ पे वो इसके अंदर लाएगा, किसके अंदर, कैश मेमोरी के अंदर लाएगा।
तो क्या करना पड़ेगा वहां पे, तो पहले से L0 तो पहले से भरा है ना, और दूसरी जगह कहीं पे आ ही नहीं सकता, इसकी पोजीशन फिक्स है। क्या है, पोजीशन फिक्स है। इसका मतलब है कि इसको अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसको हटाओगे यहाँ से, फिर यहाँ पे अपना क्या आ पाएगा, B4 आ पाएगा। अगर फिर से कोई और लाना है तो फिर इसको हटाओ, फिर अपन को यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, B8 लाना पड़ेगा। फिर इसको हटाओ, फिर B12 लाना पड़ेगा। इस तरीके से अपनी चीजें रहती है, मतलब एक ब्लॉक को हटाना पड़ेगा तभी तो दूसरा ब्लॉक आएगा ना। तो एक चीज कंफर्म है कि अगर यहाँ पे दूसरी लाइंस में खाली जगह भी पड़ी है, फिर भी ये वाले जो ब्लॉक्स है ना, जिसकी पोजीशन जिस लाइन में है उसी पोजीशन में वो उसी लाइन में आएंगे, है ना। सो यही इसका एक डिसएडवांटेज है। इसलिए अपन को फिर वो नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था टाइप्स, जिसको अपन बोलते हैं फुल्ली एसोसिएटिव, उसको लाना पड़ा, है ना। तो रीजन ये था क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्टनेस। क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्टनेस, राइट। ये कॉन्फ्लिक्टनेस का यहाँ पे क्या होता है, एक डिसएडवांटेज होता है, जिससे क्या होता है, जिस पोजीशन मतलब जिस लाइन में वो आता है उसी लाइन में आएगा, भली बाकी लाइंस खाली भी पड़ी रहे। तो इसलिए फिर अपन यहाँ पे लाते किसको, फुल्ली एसोसिएटिव को। सो होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ये इसका डिसएडवांटेज है ना। अब अपन एक यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से मेरे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्या बोल रहा है, अ कंप्यूटर सिस्टम हैज अ मेन मेमोरी ऑफ 16, यहाँ पे कितने हैं ब्लॉक्स, राइट। तो 16 आपको ब्लॉक्स दे रखे, मतलब अब इसमें क्या हुआ, मेन मेमोरी में आपको बता दिया 16 ब्लॉक्स हैं। जैसे मान लो ये मेरी यहाँ पे मेन मेमोरी है, ये मेरी क्या है, मेन मेमोरी है। अब इसके अंदर यहाँ पे टोटल कितने ब्लॉक्स है, 16 ब्लॉक्स हैं, है ना। टोटल कितने ब्लॉक्स है, 16 ब्लॉक्स है। ये नंबर ऑफ 16 ब्लॉक्स है अपने, है ना। तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगा, B0 से स्टार्ट होगा और B अपना 15 तक आएगा, क्योंकि टोटल अपने 16 ब्लॉक है। अब मुझे पता लगाना है यहाँ पे कि टोटल बर्ड्स कितने होंगे, क्योंकि बर्ड्स नहीं दे रखा है अपन को, टोटल अपन को ब्लॉक्स दे रखे हैं। तो क्या करना है, सिंपल है, देखो अपने यहाँ पे टोटल ब्लॉक्स कितने 16, और एक ब्लॉक में कितने बर्ड्स आते हैं, 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया अपना 64। तो 64 टोटल बर्ड्स हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। 64 क्या है टोटल यहाँ पे बर्ड्स हैं, सिंपल है। देन उसके बाद एंड कैश मेमोरी ऑफ 4 लाइन्स, 4 लाइन है यहाँ पे, मतलब L0, L1, L2 और यहाँ पे L3, ये अपनी क्या है यहाँ पे 4 लाइन्स है, राइट। अब इसके बाद इसने बोला है यूजिंग डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक्स, मतलब अब डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक्स का अपन को यूज करना है। देन यहाँ पे कैश लाइन, द कैश लाइन विच इज ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी ब्लॉक्स विल बी मैप्ड, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से अपन को क्या दे रखे हैं, ये ब्लॉक दे रखे हैं, ये क्या है, ब्लॉक है, राइट। तो अब सिंपल सा अपन को क्या करना है, यहाँ पे इनको यहाँ पे ये जो अपनी लाइंस दे रखी हैं इसमें क्या करना, मैप करना है यूजिंग यहाँ पे कौन सी मेथड, यहाँ पे डायरेक्ट मैपिंग मेथड, राइट। तो अब देखो ध्यान से होगा क्या, जैसे यहाँ पे टोटल अपने यहाँ पे ब्लॉक्स दे रखे हैं, कौन कौन सा, 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3, 4, 5, 6 और 7, ये अपने क्या है यहाँ पे ब्लॉक्स दे रखे हैं, राइट। अब क्या करना है, के मोड एन जो यहाँ पे अपना फॉर्मूला था वो फॉर्मूला लगाओ, मतलब इसका क्या करो अपन यहाँ पे मॉड्यूलो निकालो, किसके साथ, 4 के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, है ना। अब ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये सेम चीज़ है यहाँ पे, राइट, ये क्या है, सेम चीज़ है। तो फिर यहाँ पे आगे देखते जाते अपन डायरेक्टली। सो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा मोड मतलब मॉड्यूलो, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, फिर यहाँ पे फिर से 2 आएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा। इस तरीके से अपना यहाँ पे क्या आएगा, ये मॉड्यूलो आएगा, और यही है अपनी लाइन नंबर, मतलब जो मॉड्यूलो आया है उसी लाइन में ये जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो 0 है, ये जो अपना 0 है, ये तो यहाँ पे चला जाएगा इसके अंदर, है ना, मतलब पहला वाला ब्लॉक इसके अंदर चला जाएगा, तो 0 वाले के अंदर चला गया। फिर यहाँ पे ये अपना 1 वाला ब्लॉक 1 के अंदर जा रहा है, तो ये 1 के अंदर चला गया। फिर अपना ये 2 वाला ब्लॉक यहाँ पे 2 के अंदर जा रहा है, तो ये 2 के अंदर चला गया। फिर ये 3 वाला ब्लॉक कहाँ जा रहा है, 3 के अंदर, तो ये 3 के अंदर आ गया, बिल्कुल सही है। अब एक ब्लॉक में यहाँ पे 4 वर्ड्स होते हैं, कितने, 4। तो अभी फिलहाल हमने क्या किया, एक एक यहाँ पे सारे ब्लॉक को भर दिया सारी लाइन के अंदर, यानी सारी लाइन फुल हो गई है ना। अब क्या आ रहा है यहाँ पे देखो, अपना 4 आ रहा है, अब 4 ब्लॉक आ रहा है। तो अब अगर मुझे 4 ब्लॉक को यहाँ पे रखना है लाइन के अंदर, तो जो पहले है उसकी जगह रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये कहाँ आ रहा है, L0 में आ रहा है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पहले L0 में ब्लॉक है उसको हटाओ,
फिर यहाँ पे मेरा कौन सा आएगा, उसके बाद मेरा यहाँ पे आएगा 4 वाला, ठीक है। तो फिर उसके बाद मेरा यहाँ पे 4 वाला इसमें आ जाएगा, सिंपल है। देन उसके बाद यहाँ पे 5, तो अब लाइन 1 में आ रहा है, लाइन 1 में पहले से है तो इसको हटाओ, फिर 5 आएगा। अब यहाँ पे देखो 6 है, तो यहाँ पे सेकंड वाली लाइन में, यहाँ पे सेकंड वाली लाइन में 2 है, इसको हटाओ तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसमें जो थर्ड वाली लाइन है इसमें ऑलरेडी 3 है, इसको हटाओ और 7 आ जाएगा। इस तरीके से चीजें चलती हैं, है ना। सो ये सिंपल सा आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन करना। अब देखो यहाँ पे हम बात करने वाले फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग मेथड, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं और कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या रहता है, जैसे मान लो ये यहाँ पे अपनी ये है कैश मेमोरी, इस तरीके से मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से है, और सपोज इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस 4 है, L0, L1, L2 और L3। नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे है क्या, मेरी मैन मेमोरी, ये है मेरी मैन मेमोरी, ठीक है। ये है क्या, मैन मेमोरी। अब सपोज इसमें यहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे सपोज दिया है अपना B0 से लेके B15 तक, ये क्या है, नंबर ऑफ यहाँ पे ब्लॉक्स हैं, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स मुझे यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, यानी दे रखे हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर है सारी चीजें, है ना। अब बेसिकली क्या करना है, देखो जो अपनी फुल्ली एसोसिएटिव मेथड है वो क्या बोलती है, आपको याद होगा कि यहाँ पे जो अपनी डायरेक्ट एसोसिएटिव मेथड थी, डायरेक्ट एसोसिएटिव, है ना, जो यहाँ पे मैपिंग मेथड थी, मैपिंग मेथड, उसमें क्या था, उसमें यहाँ पे कंडीशन आ रही थी जिसको हम बोल रहे थे यहाँ पे कौन सी, कॉन्फ्लिक्ट की, राइट। कॉन्फ्लिक्टनेस आ रही थी इसमें, कॉन्फ्लिक्टनेस। तो ये कॉन्फ्लिक्टनेस क्या था, डिसएडवांटेज था। इसका मतलब ये होता था कि भाई जो यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइंस हैं, आपका जो ब्लॉक है वो किसी फिक्स लाइन में ही आएगा, उसके अलावा भली जगह खाली हो कहीं नहीं जा सकता। ये क्या है, कॉन्फ्लिक्टनेस है, राइट। बट यहाँ पे जो अपना फुल्ली एसोसिएटिव है, इस मेथड को इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि ये मेथड क्या बोलती है कि ऐसी कोई कंडीशन हमारे यहाँ पे नहीं है, आप किसी भी ब्लॉक को किसी भी लाइन में रख सकते हो, है ना। देखो मेरी इच्छा है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे रखना है क्या, B0, या फिर जो L1 है इसमें मुझे रखना है यहाँ पे सपोज B15, या फिर यहाँ पे मुझे रखना है जो L2 है इसमें मुझे रखना है B12, यहाँ पे जो अपना लास्ट है मतलब L3 है इसमें मुझे रखना है B2। तो मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी रख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कौन सी, कॉन्फ्लिक्टनेस वाली, राइट। तो कॉन्फ्लिक्टनेस वाली प्रॉब्लम यहाँ पे आराम से सॉल्व हो गई। ये क्या कहलाती है, अपनी फुल्ली एसोसिएटिव मेथड, है ना। सिंपल सा आपको समझ में आ गया, राइट। ये भी क्या था अपना यहाँ पे 16 वर्ड्स का था, है ना। और ये कितने का था अपना यहाँ पे 64 वर्ड्स का था, 64 वर्ड्स का। यहाँ पे टोटल अपनी 16 दे रखे थे अपन को ब्लॉक साइज, राइट। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब देखो क्या होगा, अगर मान लो ये सारी लाइंस मेरी भर जाती है, क्योंकि एक लाइन में एक ही ब्लॉक आ सकता है, भले आप कोई सा भी रख दो, है ना। तो क्या होगा, जनरली अपन को यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस। तो मैंने आपको फिर बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट अपनी पॉलिसी होती है, रिप्लेसमेंट पॉलिसी। तो अब उसमें क्या होता है, उसमें 3 अपने यहाँ पे तरीके होते हैं जिससे अपन रिप्लेस कर सकते हैं। पहला होता है LRU, मतलब इसका मतलब होता है कि यहाँ पे लास्ट रिसेंट यूज, ठीक है। क्या, लास्ट रिसेंट यूज, मतलब जो आपने सबसे लास्ट में यूज किया है ना उसको आपको रिप्लेस करना है सबसे पहले, ऐसा होता है। सो यहाँ पे ये होता है। दूसरा अपना यहाँ पे होता है FIFO, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया था उसको सबसे पहले रिप्लेस करो। देन लास्ट होता है अपना यहाँ पे रैंडम, राइट। तो ये इस तरीके से 3 प्रोसेस होती है, तीनों के अपन यहाँ पे एक छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं और आपको यहाँ पे बढ़िया तरीके से समझाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, क्या बोल रहा है, अ केस हैज 4 लाइन कंटेन ABCDEF, इस तरीके से इनने कंटेन करके रखा है, राइट। फाइंड द ब्लॉक रिप्लेसमेंट यूजिंग यहाँ पे LRU। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे बोला है उसने 4 लाइन है ना। कैश मेमोरी की कितनी लाइन है, 4 लाइन है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ एक बॉक्स कुछ इस तरीके से, ये देखो। अब इसको मैं टोटल यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, क्योंकि उसने खुद बोला है यहाँ पे, राइट। तो L0, L1,
L2 और यहाँ पे L3। इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब जैसे जैसे मुझे सीक्वेंस दिया है उस हिसाब से मुझे फिल करना है। A B C D E और यहाँ पे F, इतनी चीजें मुझे दे रखी है। अब ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखो मेथड कौन सी है, LRU। LRU का मतलब होता है लिस्ट रिसेंट यूज, राइट। लिस्ट रिसेंट यूज मतलब जो सबसे लास्ट में यूज हुआ है, मतलब बहुत टाइम से जो यूज नहीं हुआ है उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा ये बोलता है यहाँ पे, जो अपना फुल्ली एसोसिएटिव है, तो पहले तो भर दो जितना अपने यहाँ पे टोटल लाइंस खाली हैं भर दो। तो रैंडमली मैं भर देता हूँ, इसमें A भर देता हूँ, इसमें B, इसमें C, इसमें D। अभी फुल हो गया मेरा। अब यहाँ पे हटाने की बारी है, तो अभी D तक हो गया। अब देखो E को भरना है और F को भरना है ना। तो ऐसा कौन सा है इनमें से जो सबसे पहले यूज हुआ था, क्योंकि लिस्ट बोल रहे हैं, लिस्ट मतलब सबसे पुराना, मतलब यहाँ पे सबसे पुराना है ना। तो सबसे पुराना कौन है इसमें, A, क्योंकि A ही तो यूज हुआ है सबसे पुराना। तो A इसको हटाओगे और यहाँ पे क्या आएगा अपना, इसके रिप्लेसमेंट में E आ जाएगा। उसके बाद अब फिर से ये फुल हो गया। अब कौन रिप्लेस होगा, अब सबसे पुराना कौन था, पहले सबसे पहले A भरा था मैंने फिर B, तो सबसे पुराना B है, तो B को हटाओ, अब यहाँ पे F आ गया। ये मेरी है यहाँ पे सिंपल सारे भर गए। ये मेरी है यहाँ पे कौन सी, LRU रिप्लेसमेंट प्राइवेसी, राइट। तो इसके हिसाब से अपन भर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सपोज मुझे यहाँ पे दिया है 103201, इस तरीके से मुझे दिया हुआ है। अब मुझे इसको फिल करना है, ठीक है। क्या करना है, इसको फिल करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ये 1 2 3 4 L0 L1 L2 और L3 इस तरीके से दिया है। सबसे पहले मैंने इसको 1 को भर दिया, फिर 0 को भर दिया, 3 को भर दिया, 2 को भर दिया। अब देखो क्या होगा, अब मुझे यहाँ पे कौन सा भरना है, 0 भरना है। अभी तक देखो मैंने इस तरीके से सिंपल से यहाँ पे भर दिया, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। तो अब सिंपल सा समझो, यहाँ पे अभी तक क्या हुआ 1 0 3 2, क्योंकि इसमें कुछ नहीं था लाइन में, तो ये अपना क्या हो रहा था, अभी तक मिस हो रहा था। क्या हो रहा था, मिस हो रहा था, है ना। सिंपल है, मिस ही हो रहा था ना। अब उसके बाद देखो ये हो गया 2 तक हो गया मेरा। अब इसके बाद किसको चाहिए, यहाँ पे 0 को आना है। अब 0 इसमें पहले से अवेलेबल है, तो ये क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। मतलब अभी मैं यहाँ पे कोई चेंज नहीं करूंगा, 0 भी मेरा यहाँ पे ऑलरेडी भर गया है ना। अब आपको इस तरीके से नहीं बनाना है, आपको प्रॉपर अलग अलग बनाना है सबको। तो यहाँ पे मेरा 0 भी भर गया। अब मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। अब 1 भी इसमें पहले से मौजूद है, ठीक है, पहले से इसमें 1 है। इसका मतलब यहाँ पे मैं 1 को भी यहाँ पे नहीं भरूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, जैसे मान लो अगर मैंने एक और इसमें 6 ऐड कर दिया, तो अब 6 के लिए किसको हटाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये क्लियर हो गया तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी तक क्या हो रहा था, हिट हो रहा था, मतलब 1 में हिट हुआ, 0 में हिट हुआ। अब इसके बाद सबसे लास्ट में मैंने किसको यूज किया था, तो सबसे लास्ट में मैंने यूज किया था 3 को। क्यों, क्योंकि 1 और 0 मतलब 0 1 वो तो अभी अभी फिर से यूज हो गया ना यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में मैंने 3 को यूज किया था, इसलिए अब 3 हटेगा, उसकी जगह 6 आएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है LRU का, समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा अपन बात करने वाले हैं सेकंड वाला, जो कि है अपना यहाँ पे कौन सा, जो कि होने वाला अपना यहाँ पे फीफो। फीफो, अब फीफो में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा ABCDE और यहाँ पे F, इस तरीके से लिखा। ये मेरे यहाँ पे सिंपल से क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लाइन है 1 2 3 4। तो यहाँ पे है ये क्या, L0 L1 L2 और L3 इस तरीके से बना हुआ है। सबसे पहले A को भर दिया मैंने, B को भर दिया, C को भर दिया, D को भर दिया, है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे D तक मेरा भर चुका है। अब F को भरना है मुझे, सॉरी E को भरना है मुझे। तो अब कौन रिप्लेस होगा, जो फर्स्ट नंबर पे आया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बस ये कॉन्सेप्ट ये देखता है। तो पहले कौन आया था, यहाँ पे ये आया था, तो इसको हटाओ, क्या आएगा, E आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन आया था, B आया था, तो इसको हटाओ, F आ जाएगा। अब देखो सपोज मैंने यहाँ पे एक और ऐड कर दिया, C लिख दिया, ठीक है, C लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, J लिख दिया। इस तरीके से मैंने लिखा। अब ध्यान से सुनो, ये कॉन्सेप्ट बढ़िया है। यहाँ पे मैंने C लिखा है ना। अब ये क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो ध्यान से सुनो, अब इसके हिसाब से मेरा यहाँ पे C सबसे मतलब सबसे बाद में आया था, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से पहले A आया था, फिर B आया था, फिर C आया था। तो अब बारी किसकी है, C की है।
कोई सा भी नंबर नया आएगा तो सी हटेगा, है ना। बट यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक बार और यहाँ पे सी आ गया, इसके बाद क्या आ गया, डायरेक्ट सी आ गया, मतलब सी फिर से मेरा यूज हो गया, जैसा ऊपर हो रहा था ना फिर से यूज हो गया। मतलब इसमें आपको सिंपल सा ये चीज देखनी है कि यहाँ पे जो आपका सबसे पहले आया तो वही हटेगा, बीच में भली कितनी भी बार आ जाए, मतलब आपका सी ही हटेगा और यहाँ पे जे आएगा। बस ये कॉन्सेप्ट है आपका फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट में। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले हैं सेट एसोसिएटेड मैपिंग के बारे में, ठीक है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, के बे सेट एसोसिएटिव, राइट। अब ये के बे क्यों बोलते हैं, क्या चेंजेस हैं, क्या डिफरेंस है, वो चीज अपन समझते हैं। सबसे पहली बात, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा के की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा, इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको दिया होगा, है ना, पहले से। तो सपोज अपन यहाँ पे अज्यूम करते के की वैल्यू अपनी 2 है, राइट। तो 2 वे सेट एसोसिएटिव की अपन बात कर रहे हैं, राइट। अब इसमें क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ लाइंस जो रहती है ना, वो नंबर ऑफ लाइंस नहीं चलती, यहाँ पे क्या चलती है, यहाँ पे देखो लाइन तो रहेंगी, ऐसा नहीं लाइन हट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सेट आ जाता है, क्या आ जाता है, सेट आ जाता है ना। सेट मतलब पेयर आ जाते हैं। अब वो 2 लाइन के भी हो सकते हैं, 3 लाइन के भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे अपना जो के है वो कितना है, ठीक है। सो जैसे देखो यहाँ पे अपना क्वेश्चन सेम टू सेम वही लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे अपना जो ब्लॉक्स है वो B0 से लेके B31 है, बिकॉज वर्ड साइज यहाँ पे 128 है, राइट। अब ये एक फॉर्मूला है, अगर अपन को यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेट्स पता करना है कितने होंगे, तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ लाइंस, टोटल जितनी नंबर ऑफ लाइंस है उसमें डिवाइड कर दो के का, के कौन सा, यहाँ पे जो गिवन है। तो सपोज यहाँ पे 2 गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन कितनी है 4, डिवाइड में 2 अपना गिवन है, के कैंसिल करो तो कितना आ गया 2, मतलब यहाँ पे सेट अपने कितने बनेंगे, 2 सेट बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे लाइन कितनी है 4 है, और सेट 2 बनेंगे, मतलब 2 लाइन एक सेट में आएगी। तो यहाँ पे ये हो गया अपना S0 सेट, और ये हो गया अपना यहाँ पे क्या, ये हो गया S1 सेट। इस तरीके से अपने सेट बन जाएंगे, है ना। होप आपको ये चीज यहाँ पे बिल्कुल आराम से क्लियर होगी, क्लियर है ना। चलो अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद एक चीज और आपको पता है यहाँ पे कि जो अपने नंबर ऑफ यहाँ पे जो अपनी फिजिकल एड्रेस होता है, जो फिजिकल एड्रेस होता है, तो जैसे ये 128 है, 128, तो इसको अपन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट की रिक्वायरमेंट होगी, 7 की, क्योंकि 2 की पावर 7 क्या होता है 128। सो यहाँ पे 7 बिट चाहिए होगी मुझे, 7 बिट अगर मुझे चाहिए है, तो यहाँ पे अपन इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं, है ना। ये 2 पार्ट में होता है। पहला अपना क्या होता है, पहला होता है अपना यहाँ पे ब्लॉक ऑफसेट, ऑफसेट, है ना, यानी यहाँ पे सिंपल सा बोल सकता हूँ मैं ब्लॉक साइज। तो ये कितना होगा ब्लॉक साइज, यहाँ पे ब्लॉक साइज किस पे डिपेंड करे, तो मेरा ब्लॉक साइज कितना होगा, ब्लॉक साइज का मतलब है एक ब्लॉक में कितने वर्ड्स आते हैं मेरे, जैसे यहाँ पे ये 0 1 2 3, तो एक ब्लॉक में मेरे यहाँ पे 4 वर्ड्स आते हैं, तो मैं 2 की पावर करूंगा, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4 होता है, मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, मेरा आएगा यहाँ पे आंसर 2, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा मेरा, ये 2 आ गया मेरा। देन उसके बाद अब यहाँ पे टोटल 7 थे, रिमेनिंग कितने बचे 5, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से सिंपल सा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये क्या है अपनी, ये है अपनी यहाँ पे कैश मेमोरी, राइट, कैश मेमोरी। तो अब इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, देखो इस तरीके से अपना टोटल जो फिजिकल एड्रेस है वो 7 है, तो इस तरीके से मैं बनाता हूँ इसको, देखो यहाँ पे इस तरीके से बनाता हूँ ताकि अलग से वो दिखे। फिजिकल एड्रेस ये कितना है 7 है, तो यहाँ पे जनरली क्या होगा, ये इस तरीके से पहले मैं डिवाइड करता हूँ इसको 2 पार्ट में। पहला पार्ट अपना जो ये है वो क्या होगा अपना यहाँ पे ब्लॉक साइज, पहला क्या होगा अपना यहाँ पे, ये होगा ब्लॉक साइज, है ना, ब्लॉक साइज। अब यहाँ पे ब्लॉक साइज तो 2 ही रहेगा, बट यहाँ पे जो ये पार्ट रहता है अपना, ये 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। पहला कौन सा होगा, अब ये हो जाएगा यहाँ पे, जैसे उसमें था नंबर ऑफ लाइंस, है ना, यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ सेट्स, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ सेट्स, ये अपना यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेट्स कैसे पता चलेगा, बहुत ही सिंपल है, देखो सिंपल सा आपको ये देखना है टोटल अपने यहाँ पे सेट कितने हैं, तो टोटल सेट यहाँ पे कितने अपने 2 हैं, तो आपको क्या करना है 2 की पावर में करना है, कितना करेगा 2 आ जाए, 2 की पावर 1 करेंगे तो अपना 2 आएगा, मतलब n की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, ये 1 और यहाँ पे ये 2, टोटल 3 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा है 4, तो 4 अपना ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना यहाँ पे टैग, राइट।
तो इस तरीके से अपना यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा। सो ये होता है सेट एसोसिएटिव। अब इसके अपन क्वेश्चन देख लेते तो आपको वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। ये अपन को यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, यानी ये क्या है, अपने ब्लॉक्स हैं, है ना, ब्लॉक्स हैं। अब अपन को क्या करना है, इन ब्लॉक्स को इसके अंदर फिल करना है, राइट। यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर अपन को फिल करना है, ठीक है ना, इसके अंदर फिल करना है। अब यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, ये है ना। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे देखो S0 और S1 दो यहाँ पे सेट है अपने। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अपन चेक करेंगे यहाँ पे कि कौन से सेट के अंदर यहाँ पे कौन सा ब्लॉक आएगा, है ना। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, के मोड और यहाँ पे एन। अब एन क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ सेट्स, राइट। क्योंकि वहां पे क्या होता था, आपको याद होगा डायरेक्ट में उसमें नंबर ऑफ लाइंस होता था, बट यहाँ पे नंबर ऑफ सेट्स होगा, यही चेंज है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ब्लॉक, है ना, ब्लॉक नंबर, राइट। इस तरीके से होगा। अब जैसे मान लो मुझे यहाँ पे ये फर्स्ट वाला है, मुझे इसको देखना है ये कहाँ पे आएगा, तो क्या करूंगा, 1 को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिवाइड करूंगा किससे, नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं यहाँ पे, 1 और 2, 2 है तो 2 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा अपना यहाँ पे 1 आ जाएगा। मतलब ये सेट नंबर 1 के अंदर आएगा फिर, है ना। तो ये सेट नंबर 1 के अंदर आएगा। ऑल राइट, ये चीज आपको क्लियर है। तो सेट नंबर 1 के अंदर आएगा अगर, तो मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा या फिर यहाँ, तो कहीं भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये 2 है, अब 2 को अपन सेम करेंगे तो ये 0, मतलब यहाँ पे आएगा अपना, यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये क्या आ रहा है, सेट 0 के अंदर आ रहा है। तो मैंने सपोज यहाँ पे 2 लिख दिया। अब उसके बाद 3, 3 अपना इन दोनों में से कहीं आएगा, तो मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 3 भी हो गया। अब 4, 4 मेरा यहाँ पे आएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया। बस आपको कुछ नहीं करना, मॉड्यूलो निकालते जाना है। अब इसके बाद ध्यान से सुनो, अब मेरा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है यहाँ पे, है ना, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। बट 2 मेरा ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंस है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, हिट की कंडीशन हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश हिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब अपन चेक करेंगे सबसे पहले अपन ने किसको यहाँ पे रखा था, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखा था 1 को, 1 को ही रखा था ना, ये देखो सबसे पहले। तो 1 अपना यहाँ पे हटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरीके से अपन को सिंपल सा करना है सेट एसोसिएटिव में। अब यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मैं अगर कॉन्सेप्ट बताऊं, तो उसमें फीफो में क्या होगा, देखो सिंपल सा, देखो यहाँ पे इसी को ले लेते अपन, है ना। ये है मेरा यहाँ पे क्वेश्चन, सपोज क्या था, 1, देन उसके बाद 2, 3, 4 और यहाँ पे 2, 5, इस तरीके से क्वेश्चन था। चेंज हो गया आई थिंक, चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बना लेता हूँ यहाँ पे अपना लाइंस, ये हो जाएंगी 1, 2, 3, 4, L0 हो जाएगा, L1 हो जाएगा, L2 हो जाएगा, L3 हो जाएगा। ये अपना हो जाएगा सेट 0, ये हो जाएगा अपना सेट 1, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं 1 को भरूंगा, 1 कहाँ आएगा, इन दोनों में से कहीं पे आएगा, तो मैंने यहाँ भर दिया। फिर 2 यहाँ पे आ जाएगा मेरा, 3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब 4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब 2 को भरना है, तो 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिट की कंडीशन हो जाएगी, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे मेरा क्या है, 5 है। तो अब 5 के लिए किसको हटाना पड़ेगा मुझे, अब 5 के लिए मुझे हटाना पड़ेगा जो सबसे पहले यूज हुआ था। सबसे पहले यूज कौन सा हुआ था यहाँ पे अपना, सबसे पहले 1 हुआ था, तो 1 को हटा के मैं 5 लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे ये तो बिल्कुल सेम हो गया, चेंजेस क्या है, तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव करता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा चेंज करता हूँ, तो आपको और क्लियर समझ आएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 और यहाँ पे लिखता हूँ 5, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये मैं अभी फिलहाल मैं इसको हटाता हूँ और मैंने यहाँ पे एज इट इज इसको कर दिया, जस्ट वेट, ये मैंने एज इट इज इसको 1 लिख दिया। अब देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे अपना 2 तक हो गया था, अब ये 1 फिर से आ रहा है। अब यहाँ पे 1 फिर से आ रहा है, तो क्या हुआ, ये 1 ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है, तो फिर से कौन सी कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पे कैश हिट की कंडीशन हो जाएगी। मतलब यहाँ पे भी कैश हिट हुआ था, यहाँ पे भी कैश हिट हुआ था। अब उसके बाद 5 आ रहा है, तो अब अपन को क्या करना है, उस वाले को हटाना जो सबसे पहले यहाँ पे यूज हुआ था। तो सबसे पहले कौन यूज हुआ था, अपना 1 यूज हुआ था, राइट। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को हटाएंगे और यहाँ पे 5 लिखेंगे। सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया। ये चीज यहाँ पे अपन करते हैं किसमें, फीफो में, है ना। ये यहाँ पे लिख लेना, फीफो का है, राइट।
सो ये सिंपल सा क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अपनी ये पूरी मैपिंग खत्म होती है। होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना।